अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। अरुणाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम के फूलों की क्यारी, भारत के इस अंचल के आओ खोलें सुंदर पन्ने, कला संस्कृति परंपरा की आओ सुने ये डायरी। पूर्वोत्तर डायरी, पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, हाल ही में माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश के ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्वों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसे नायाब प्रेरणादायी लोग रहे हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको ऐसी ही कहानी सुनवाने जा रहे हैं। मेघालय के हेलीवॉर को भी पद्म सम्मान इस वर्ष का प्राप्त हुआ है। तो आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। मेघालय के सोहरा चेरापूंजी क्षेत्र के सिजगांव के निवासी हेलीवॉर ने पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से प्रकृति संरक्षण और खासी समुदाय की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को सहेजने का कार्य किया है। सामाजिक सेवा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री हेलीवॉर समाज सेवा। हेलीवॉर विशेष रूप से मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज जीवित जड़ पुलों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ये अनोखे पुल रबर के पेड़ों की जीवित जड़ों को नदियों और घाटियों के ऊपर सावधानी पूर्वक दिशा देकर तैयार किए जाते हैं। समय के साथ ये जड़ें मजबूत होकर प्राकृतिक पुल का रूप ले लेती हैं, जो कई पीढ़ियों तक लोगों की सेवा करते हैं। इस अनूठी परंपरा के महत्व को समझते हुए हेलीवॉर ने इसके संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया। उनके प्रयासों से दूरस्थ गांवों को जोड़ने, जंगलों के संरक्षण और क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने स्थानीय समुदायों को भी इन प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा के लिए प्रेरित किया तथा ऐसे सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे और स्थानीय लोगों को आजीविका के अवसर भी प्राप्त हों। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस पारंपरिक ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। हेलीवॉर युवाओं को जीवित जड़ पुलों के निर्माण की कला और उससे जुड़े मूल्यों का प्रशिक्षण देते रहे हैं, जिससे ये अनमोल विरासत आधुनिक समय में भी जीवित और सुरक्षित बनी हुई है। हेलीवॉर का जीवन इस बात का प्रेरणादायक उदाहरण है कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के प्रति सम्मान के माध्यम से एक टिकाऊ और बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। पद्मश्री सम्मान उनके आजीवन समर्पण और मेघालय की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने के अथक प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार। श्रोताओं, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई खोजों के साथ भारत के वैज्ञानिक अपना लोहा मनवा रहे हैं
और मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम ने भी हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी ही उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने आकाशगंगाओं के एक समूह की खोज की और इस आकाशगंगा के समूह का नाम उन्होंने मणिपुर की ऐतिहासिक लोकटक झील पर रखा। तो आइए डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम की ये वैज्ञानिक खोज की कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के प्रतिभावान वैज्ञानिक हमारे देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मणिपुर के 29 वर्षीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के एक बहुत पुराने समूह की खोज की है। इस समूह का नाम उन्होंने मणिपुर की प्रसिद्ध लोकटक झील के नाम पर लोकटक प्रोटोक्लस्टर रखा है। इस खोज से मणिपुर और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। डॉला इश्राम मणिपुर के थौबल जिले के खंगाबोक क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्तमान में जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला में कार्यरत हैं। उन्होंने ये खोज जापान के सुबारू टेलीस्कोप और नासा के जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की है। डॉला इश्राम के अनुसार प्रोटोक्लस्टर आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे विकसित होता है। लोकटक प्रोटोक्लस्टर की आयु लगभग 12 अरब 60 करोड़ वर्ष आंकी गई है। इसका संबंध उस काल से है जब ब्रह्मांड बहुत युवा था और उसकी आयु केवल लगभग 1 अरब 20 करोड़ वर्ष थी। इस अध्ययन से ये भी जानकारी मिली है कि अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब स्थित आकाशगंगाएं अपेक्षाकृत अलग अलग मौजूद आकाशगंगाओं की तुलना में अलग ढंग से विकसित होती हैं। इसका अर्थ है कि किसी आकाशगंगा के आसपास का वातावरण उसके विकास और स्वरूप को प्रभावित करता है। डॉला इश्राम ने अपनी मास्टर डिग्री और पीएचडी की पढ़ाई तोहोकू विश्वविद्यालय से पूरी की है। 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने एक प्रारंभिक क्षुद्र ग्रह की खोज भी की थी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किया गया था। इस महत्वपूर्ण खोज पर आधारित शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। डॉला इश्राम ने बताया कि इस खोज का नाम उन्होंने लोकटक झील के नाम पर रखा है। उनका कहना है कि आकाशगंगाओं के इस विशाल समूह की बनावट उन्हें लोकटक झील में तैरने वाली फुमदियों की याद दिलाती है। जिस तरह से झील में ये तैरते हुए भी एक दूसरे से जुड़े दिखाई देते हैं, उसी तरह इस प्रोटोक्लस्टर की आकाशगंगाएं भी एक विशाल संरचना के रूप में जुड़ी हुई हैं। इस नामकरण के माध्यम से वे मणिपुर को ब्रह्मांड से जोड़ना चाहते हैं और दुनिया को अपने राज्य की सुंदरता और महत्व से परिचित कराना चाहते हैं। शोध कार्य के अलावा डॉला इश्राम विद्यार्थियों में विज्ञान और खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। वे मणिपुर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। ये संस्था पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के बीच खगोल विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह उपलब्धि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। उत्पल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। श्रोताओं, मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां बच्चों की उच्च जन्मदर दर्ज की जाती रही है और बच्चों की इसी जन्मदर को बनाए रखने के लिए मेघालय सरकार बहुत से प्रयास कर रही है। जन स्वास्थ्य सेवाओं की लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आइए मेघालय में किस तरह से जन स्वास्थ्य के ये प्रयास माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इस विषय पर ये रिपोर्ट सुनते हैं। मेघालय में माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसका कारण राज्य में उच्च जन्म दर और नवजात शिशुओं की देखभाल न्यूनेटल केयर की बढ़ती जरूरत है। राज्य में हर साल लगभग 80,000 से 90,000 बच्चों का जन्म होता है। इसी वजह से मेघालय देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जन्म दर सबसे अधिक है। इसलिए सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्य सचिव संपत कुमार ने कहा कि मेघालय की जनसंख्या लगभग मणिपुर के बराबर है, लेकिन यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 2 गुनी है। इसलिए माताओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि बच्चे ईश्वर का आशीर्वाद हैं और उनके जन्म का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि माताओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल की बढ़ती जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार पूरे मेघालय में NICU नवजात गहन चिकित्सा इकाई सेवाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने हर जिले में NICU स्थापित करने की मंजूरी दी है। फिलहाल 3 नए NICU बनाए जा रहे हैं, जबकि मैरांग का NICU पहले से काम कर रहा है और वहां लगभग 70 बच्चों की जान बचाई जा चुकी है। संपत कुमार ने कहा कि केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। बच्चों के शुरुआती विकास के लिए एक व्यापक योजना की भी आवश्यकता है। उन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक को कमजोर और बीमार नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक बताया और कहा कि इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंता जताई कि सरकारी अध्ययनों के अनुसार केवल 26% बच्चों को जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध मिलता है, जबकि यह बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार बड़े अस्पतालों में ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित करने की योजना बना रही है। बच्चे के जीवन के पहले 2 वर्षों में उसके मस्तिष्क का लगभग 80% विकास हो जाता है, इसलिए इस अवधि में सही पोषण और देखभाल बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेघालय की मातृवंशीय सामाजिक व्यवस्था राज्य को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का अवसर देती है। इसके लिए समुदायों को स्तनपान, पोषण और बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मेघालय सरकार ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिशन शुरू किया है। इसके तहत स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास और शिक्षा विभाग मिलकर माताओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों पर काम करेंगे। इस पहल के तहत सरकार ने मुख्यमंत्री हेडमैन फेलोशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिससे पारंपरिक मुखियाओं और सामुदायिक नेताओं को बाल पोषण और शुरुआती देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने में शामिल किया जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन गर्भधारण से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवधि में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तय होता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 003 लक्ष्य अपनाया है। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु शून्य हो, शिशु मृत्यु शून्य हो और हर बच्चा 1000 दिनों के भीतर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों तक पहुँचे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अस्पतालों, समुदायों, धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक नेताओं के साथ मिलकर काम करेगी। नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल, मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से मेघालय यह सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है कि हर मां और बच्चे को स्वस्थ और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक देखभाल और सहयोग मिल सके। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी। श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई और इस बैठक में घुसपैठ, इनर लाइन परमिट और मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर 4 हाई पावर्ड समितियों का गठन किया गया। हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने इस संबंध में हमें ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से इन समितियों के बारे में चर्चा की है। आइए सुनते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि उनकी सरकार ने घुसपैठ के मुद्दों की जांच करने, इनर लाइन परमिट, ILP सिस्टम को मजबूत करने, SC सर्टिफिकेट की दोबारा जांच करने और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 4 हाई पावर्ड कमेटियों का गठन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कमेटियां गत 27 और 29 मई को उनकी अध्यक्षता में हुई उन बैठकों में लिए गए फैसलों के आधार पर बनाई गई हैं, जिनमें मूल आदिवासी अधिकारों, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों, ILP फ्रेमवर्क और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा है कि इन कमेटियों में अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम AITF, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU, अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों, विद्वानों और सरकारी अधिकारी भी शामिल रहे, ताकि इन मुद्दों को सुलझाने में सभी की भागीदारी और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। एक सरकारी आदेश के अनुसार घुसपैठ और अवैध प्रवासियों से जुड़े चिंताओं को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्री वांकी लोवांग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति को अवैध आव्रजन को रोकने और संवैधानिक व कानूनी ढांचे के भीतर मौजूदा
सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी उपाय सुझाने का काम भी सौंपा गया है। ये समिति अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेंगी। राज्य में ILP सिस्टम को और मजबूत करने के लिए सरकार ने कृषि और बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसू की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई है। ये कमेटी ILP जारी करने, उसकी निगरानी और वेरिफिकेशन के मौजूदा सिस्टम की जांच करने के साथ ही 2026 की ILP गाइडलाइंस की समीक्षा करेगी और सिस्टम को मजबूत करने के लिए बदलाव के उपाय सुझाएगी। सरकार ने APSC सर्टिफिकेट के पुनः सत्यापन और उससे जुड़े मामलों की जांच के लिए शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना की अध्यक्षता में एक पैनल भी बनाया है। ये पैनल APSC सर्टिफिकेट जारी करने, उसकी निगरानी और वेरिफिकेशन की मौजूदा सिस्टम की समीक्षा करेगा, जिसमें 2022 में जारी की गई गाइडलाइंस भी शामिल है। सरकार के आदेशों में कहा गया है कि चारों कमेटियों को विभागों और जिला प्रशासनों से रिपोर्ट, डेटा और स्टेटस अपडेट मांगने का अधिकार भी दिया गया है और उन्हें अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर ही अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, विकास और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा तभी आम लोगों को सही तरह से मिलता है जब वे जमीन पर उतरती हैं, और जमीन पर इन परियोजनाओं को उतारने का काम आमतौर पर हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पंचायतों पर होता है। और ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है त्रिपुरा के कंचनवाड़ी पंचायत ने। यहाँ पर जहाँ एक तरफ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, सभी का स्वास्थ्य बीमा है, वहीं सार्वजनिक विकास के भी ऐसे बहुत बड़े काम हुए हैं जिससे लोगों को सीधा लाभ हो रहा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, शुद्ध पेयजल हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए कंचनवाड़ी ग्राम पंचायत की योजनाओं को धरातल पर उतारने की इस कहानी को सुनते हैं और हम कंचनवाड़ी ग्राम पंचायत के कामों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने। त्रिपुरा के ऊनकोटी जिले के कुमारघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली कंचनबाड़ी ग्राम पंचायत केवल 4.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन सतत ग्रामीण विकास और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस पंचायत ने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस पंचायत में 20 बिस्तरों वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ की सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए खुले में जिम की भी सुविधा विकसित की गई है। यह पंचायत की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। यहाँ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर 0 है। इसके अलावा कंचनबाड़ी के क्षय रोग यानी टीबी मुक्त पंचायत के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। इन्हीं उपलब्धियों के कारण कंचनबाड़ी पंचायत को अब प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिलने जा रहा है। ये ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। कुमारघाट पंचायत समिति के अध्यक्ष सुमति दास और क्षेत्र के वरिष्ठ निवासी संजीत कुमार बशाक ने कहा कि यह सम्मान क्षेत्रों के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उनकी सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने इसे पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बताया। मुझे बहुत खुशी है कि फटीकराय विधानसभा क्षेत्रों के मेरे कुमारघाट ब्लॉक ने देश की सबसे हेल्दी पंचायत की टाइटल जीता है। ये अवार्ड दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास अवार्ड है, जिसे केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय ने अनाउंस किया है। इस अवार्ड की कीमत 1 करोड़ रुपए है। कंचनबाड़ी पंचायत एरिया में 100% औरतें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है। यहाँ न्यूबॉर्न डेथ और प्रेग्नेंट माओ की मौत 0 है। पंचायत के सभी लोगों के पास ब्लड ग्रुप कार्ड है। यहाँ सैनिटाइजेशन का भी ठीक से पालन किया जाता है। इस अवार्ड को जीतने के लिए पंचायत से लेकर सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। गर्वान्वित हूँ कि मैं कंचनबाड़ी गांव सभा का बासिंदा हूँ। आनंद की बात है, यह ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट कंचनबाड़ी पंचायत सुस्वास्थ्य पंचायत, हेल्दी पंचायत के तौर से जो खिताब अर्जन किया है, इसके लिए यहाँ के पंचायत में जो 7 सदस्य हैं, वो 7 सदस्यों में
5 महिला सदस्य हैं और उन्नत यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है, पानीय जल का सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यहाँ के पंचायत के हर एक नागरिक को आपके जो हेल्थ कार्ड पर्याप्त है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्थापना है। इसी वजह से सारे भारतवर्ष में इस गांव सभा कंचनबाड़ी को हेल्दी गांव सभा के रूप में चुना गया है। ऊनकोटी जिला परिषद के सभाधिपति अमलेंदु दास ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन में कंचनबाड़ी पंचायत ने 87.28 अंक प्राप्त किए हैं। ये मूल्यांकन जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक भागीदारी और सतत विकास में जुड़े विभिन्न मानकों के आधार पर किया गया था। अधिकारियों के अनुसार पंचायत की ये सफलता प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। पंचायती राज इंडेक्स में वो फर्स्ट आया है। श्रेष्ठवान पंचायत हिसाब से उसको पुरस्कृत किया गया है। उसके लिए मैं अपनी अंतर से देश का प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और पंचायती राज व्यवस्था को मैं धन्यवाद देता हूं और अंतर से उनको धन्यवाद प्रदान करता हूं। एक कवि ने कहा है कि गांव की पहचान उनकी शांति और सरलता में होती है। ऊनकोटी जिले का कंचनबाड़ी गांव इस भावना को पूरी तरह साकार करता है। आकार में छोटा होने के बावजूद इस गांव ने स्वास्थ्य, जागरूकता, स्वच्छता और सतत जीवन शैली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज कंचनबाड़ी केवल त्रिपुरा की एक आदर्श पंचायत नहीं है, बल्कि ये पूरे ग्रामीण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला, ऊनकोटी जिले से अनुपम भट्टाचार्य के साथ। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं। मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है, जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। सामान्यतः शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है, जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के री भोई जिले और उमड़ेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमड़ेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मो रेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है, जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है, जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है
प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरिसिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरिस सिल्क को मिला जीआई टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरिस सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरिस सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरिस सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कत যুগ ধরি আহিছে প্রকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ महाबाहु ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। কান্ন কুবজৰে পৰা 12 ভূঞা আহিছিলে কেই বংশতে শংকৰ দেউ ইয়াতে জন্মিলে। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। মরুর দেখরে আজান ফকিরে মধুর জিকির রসিলে দিল্লির দিলোয়ারে আহি হস্তি পুঠি আঁকিলে পঞ্চ নদীর তেগ বাহাদুরে ধরমর সেতু গঢ়িলে সমন্বয়ৰ দেখুৱালে কত প্ৰকাশত স্ফূৰ্ত महाबाहु ब्रह्मपुत्र।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार